तो आज शुरू करेंगे भारत की भाषाएं। ठीक है, तो भारत की भाषाओं के बारे में आज जानकारी आपको देंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आने वाले समय में आपको और भी बेहतर विद फेस फिर से आपको हिंदी व्याकरण की जानकारी दी जाएगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जीवन को लेकर के। तो आप लोग लगातार जुड़ते रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि हमारा चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, हमारी जो जानकारी होगा आपकी बहुत काम आएगी। चलिए देखते हैं। तो भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची, ठीक है, 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 और 551 में है। 8वीं अनुसूची में मैंने आपको कल बताया भी टोटल कितनी भाषाएं हैं। 22 भारतीय भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। कौन है? काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, ये टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। फिर इसके बाद आगे, हिंदी के अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर भारत की दूसरी सर्वाधिक भाषा अंग्रेजी है। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, संविधान का निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव ने ये सजेस्ट किया था कि भारत की जो द्वितीय मुख्य भाषा हो वो संस्कृत हो। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भारत की दूसरी आधिकारिक भाषा वो क्या बने? संस्कृत बने। ठीक है, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण जो हमारी दूसरी भाषा हुई वो अंग्रेजी को माना गया। ठीक है, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है कोई भी भारत की। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जो हिंदी है भारत की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। ठीक है, क्लियर रहेगा आपको। हाँ, ये चीज जरूर कहते हैं लोग कि राजभाषा ही राष्ट्रीय भाषा होती है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, संविधान में साफ साफ लिखा है। ठीक है, संविधान में किसी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है जो भारत की क्या हो? राष्ट्रभाषा हो। ठीक है, तो हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं। तो भारतीय आर्य भाषा, तो देखिए, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, कोई लिखित प्रमाण नहीं कि भारत में आर्य कब आए। ठीक है, सब अंदाजे चल रहा है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ना कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे कि माना जाए कि आर्य कब आए हैं, उनका आगमन किस काल में हुआ। लेकिन हाँ, इतना है कि माना जाता है कि आज से 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास, ईसा पूर्व, ठीक है, 2000 से 1500 ईसा पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में आर्यों के दल आने लगे थे। ठीक है, ये चीज माना जाता है कि 2000 से 1500 ईस्वी के पूर्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों में आर्यों के दल आने लगे थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण या साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। यहीं से बसी हुई अनार्य जातियों को परास्त कर आर्यों ने, अनार्य का मतलब कि जो आर्य नहीं थे उनको परास्त करके सप्त सिंधु, जिसे कि आज का आधुनिक पंजाब जाना जाता है, देश में आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, यहीं से धीरे धीरे वो पूर्व की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश, काशी, कौशलपुर, मगध, विदेह, अंग, बंग तथा कामरूप में स्थानीय अनार्य जातियों को पराभूत करके वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक, तो इस प्रकार समस्त उत्तरापथ में अपना राज्य स्थापित करने के बाद आर्य संस्कृति दक्षिणापथ की ओर अग्रसरित हुई। ठीक है, पहले उत्तर की ओर हुई थी आर्यों की संस्कृत, फिर उसके बाद कहाँ गई थी? दक्षिण की ओर। ठीक है, गमन की थी, प्रसारित हुई। और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत आने तक आर्य संस्कृति और सुदूर दक्षिण में फैल चुकी थी। ठीक है, आर्यों के विजय केवल राजनीतिक विजय मात्र नहीं, बल्कि एक सुविकसित
भाषा एवं यज्ञ परायण संस्कृत भी लाए थे। ठीक है, जो हमारी संस्कृति है वो किसकी देन है? आर्यों की देन है। ठीक है, आर्य लोग लाए थे। उनकी भाषा और संस्कृत भारत में प्रसार पाने लगी, किंतु स्थानीय अनार्य जातियों का प्रभाव भी उस पर पड़ने लगा। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों में सिंधु में जो सभ्यता प्रकाश में आई उससे स्पष्ट है कि यायावर पशुपालक आर्यों के आगमन से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अधिक विकसित हो चुका था। ठीक है, उससे पहले ही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आर्यों के आने से पहले ही विकसित हो चुकी थी। ठीक है, चलिए, अतः यह संभव है कि आर्यों की भाषा, संस्कृति और धार्मिक विचारों अनार्य जातियों की संस्कृति एवं संपर्क से पर्याप्त प्रभाव पड़ा होगा। और अनार्य जातियों के योगदान के कथन से तात्पर्य यह है कि हिंदी तथा प्राकृत में जो कुछ है वह आर्यों की ही भाषा से लिया गया है। यानी कि आर्यों की सारी संपत्ति प्राकृत और हिंदी को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, यानी कि जो हिंदी है या प्राकृत भाषा है वो किससे बनी है? आर्यों की भाषा से। किससे बनी है? आर्यों की भाषा से। ठीक है, तो युग युग की भाषा में यहाँ तक कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में भी बहुत से अनार्य तत्व सम्मिलित थे। ठीक है, अब इसको बांटा कितने भागों में गया है? तो 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, 500 ईसा पूर्व। ठीक है, 500 ईसा पूर्व थी। फिर उसके बाद इसको 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत 2000 से 800 ईसा पूर्व, 2000 से 800 ईसा पूर्व, और संस्कृत क्या थी? 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य 500 से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जिसमें पाली, प्राकृत और भ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, पाली का कब हुआ? 500 से 1 ईस्वी, 1 से 500 और 500 से 1000 तक। फिर इसके बाद लास्ट में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ जो कि अब तक चला आ रहा है 1000 ईस्वी के बाद। ठीक है, 1000 ईस्वी के बाद अब तक चला आ रहा है। चलिए, तो इसमें देखते हैं प्राचीन आर्य भाषा। तो प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत क्या थी? वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का सृजन वैदिक साहित्य का है। किससे है? वैदिक साहित्य से। ठीक है, वैदिक साहित्य से है। ठीक है, वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छंदस और छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। कितनी मानी है? 52, जिनमें 13 क्या है? स्वर है और 39 क्या है? व्यंजन है। ठीक है, लेकिन जो बाहरी थे उन्होंने स्वरों को 14 माना है। कितना माना है? 14। प्रेजेंट टाइम पर तो बहुत सारी किताबों में ऐसा भी लिखा है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, 16 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 16 है। लेकिन लौकिक संस्कृत की अगर बात करें तो लौकिक संस्कृत को प्राचीन आर्य भाषा का ही रूप है। ठीक है, इसका जो उल्लेख है, विवेचन है, वो अष्टाध्यायी में मिलता है, जो पाणिनि की है। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। यह लौकिक संस्कृत कहलाता है। क्या कहलाता है? लौकिक। इसमें संस्कृत में 48 ध्वनियां शेष रह गई हैं। कितनी? 48 ध्वनियां शेष रह गई। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां ला, हला, जिह्मूल्य और उद्मनीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में कितनी बची हैं? 48 में। टोटल कितनी थी? 52 थी। कितनी ध्वनियां थी? 52 ध्वनियां थी। चलिए आगे देखते हैं मध्यकालीन आर्य में। ठीक है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा में अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। कितनी भाषाओं में? 3, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। 500 से 1000 के बीच में ये होता है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बीच मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, जिसमें से पाली है। तो पाली का विकास 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के बीच हुआ है। तो पाली क्या है? पाली का अर्थ बुद्ध वचन। ठीक है, पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन। ठीक है, होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक
ग्रंथों के लिए उपयुक्त हुआ है। पाली में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटकों की संख्या सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक, ठीक है, 3 है। कितने पिटकों की त्रिपिटकों की संख्या है? 3, सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्य पिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए थे, ठीक है। लंका नरेश वट्टगामिनी के संरक्षण में, ठीक है, के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, लिपिबद्ध हुआ और पाली भारत की प्रथम देश भाषा बनी, ठीक है, प्रथम देश भाषा बनी। फिर इसके बाद प्राकृत का विकास हुआ। प्राकृत का, तो प्राकृत में क्या है? तो प्राकृत में आर्य भाषाओं को प्राकृत भी कहा जाता है, ठीक है। मध्यकालीन जो भारत, उसे प्राकृत भी बोला जाता है। तो इसमें 2 मत प्रचलित हुए। कितने मत प्रचलित हुए? 2। प्राकृत प्राचीन प्रचलित जन भाषा है। नमि साधु के ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा प्राकृत पूर्व कृत्तम प्राकृत, ठीक है, प्राक पूर्व कृत्तम प्राकृत। इसका मतलब होता है कि पहले ही बनी हुई पहले ही बनी हुई जो भाषा मूल से चली आ रही है, उसका नाम क्या है? प्राकृत है। क्या है? प्राकृत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक और है इसमें कि नामी साधु के जो काव्यालंकार की टीका में लिखा है वो है प्राक्तेति सकल जगजूतानां व्याकरणादि मिर्नहात् संस्कारः सजो वचन व्यापारः प्रकृति तत्र भवा सेव व प्राकृतम, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है सकल जगत के जंतुओं प्राणियों के व्याकरण आदि संस्कारों सहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं, उससे उत्पन्न अथवा वह प्राकृत है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा गया है। और लिखा गया है जो वाक्यपतिराज ने अपने गौड़ बहो में लिखा है, तो उसमें लिखा है सैलाओ इम वा विसंति इतो एड़ेति वायो इति समुद्य चिन्ह चिढ़ेति सायराओ चित्तेति जलाई, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। तो ये था प्राकृत के लिए। फिर अपभ्रंश के लिए है। अपभ्रंश क्या है? तो ये एक संधिकालीन भाषा थी। कैसी थी? संधिकालीन भाषा थी। भर्तहरि के वाक्य पदियम के अनुसार सर्वप्रथम व्याणी में संस्कृत के मानक शब्दों में भिन्न और संस्कारच्युत और भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है शब्द संस्कार हीनो यो गौरीति प्रयुच्युते तत्भ्रंश मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम, ठीक है। तो लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो अपभ्रंश शब्द है वो सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कौन है? पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, ठीक है। अपभ्रंश का जो प्रयोग है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, ठीक है। तो उसमें लिखा है भयम सोपा शब्दा अल्पीनंसा शब्दा इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहोव प्रभंसा, ठीक है। तो इसमें विशिष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? विभिष्ट कहा गया है। तो इस प्रकार से जो भाषा है उसको कई रूपों में बांटा गया है, ठीक है। उसमें है संस्कृतम प्राकृतम छंदभ्रस्य इति त्रिशा, ठीक है। इस प्रकार से फिर आगे देखते हैं। तो आधुनिक भाषा जो है,
आधुनिक भाषा भारतीय आर्य भाषा है, जो कि विकास 1000 से हुआ, जो अभी तक चला आ रहा है। ठीक है। फिर 1947 में पूर्व में अविभाजित भारत से है। ठीक है। किंतु पाकिस्तान और बांग्लादेश समाविष्ट थे, तो कुछ विद्वानों को भारत का अर्थ श्रीलंका वर्मा सहित भारतीय आर्य भाषा से लेते हैं। वस्तुतः अंग्रेजों के आने से पूर्व ये सब प्रदेश भारत के ही अंग थे। ठीक है। चलिए, भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्ले ने 1980 में किया था। डॉक्टर हार्ले ने आधुनिक भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन और उत्तरी और दक्षिणी गौड़ियन। ठीक है। तो इसमें कौन था? पूर्वी हिंदी, बांग्ला, आसमी और उड़िया को पूर्वी गौड़ियन कहा जाता था। पश्चिमी गौड़ियन को पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी कहा जाता था। उत्तरी गौड़ियन को गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी में माना जाता था। और दक्षिणी थी मराठी। ठीक है। दक्षिणी क्या थी? मराठी थी। हार्ले ने बताया कि जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे वो भीतरी आर्य कहलाए, जो चारों ओर फैले थे वो बाहरी आर्य कहलाए। ठीक है। इस प्रकार से भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण हुआ। ठीक है। फिर एक विशेषज्ञ थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने भी पहला वर्गीकरण किया अपना 1920 में उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है। 1920 में तो उन्होंने भी बाहरी उपशाखा और मध्य शाखा और भीतरी शाखा के रूप में बांटा। तो उत्तरी पश्चिम समुदाय लहंदा सिंधी, दक्षिणी समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बांग्ला, असमिया। ठीक है। मध्य में थे पूर्वी हिंदी, और जो भीतरी थे वो पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी और राजस्थानी। इन भाषाओं का उन्होंने बंटवारा किया। ठीक है। भीतरी का एक भाग पहाड़ी समुदाय से भी था, पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य अथवा केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। इन भाषाओं में इस तरीके से भाषाओं को बांटा गया। फिर इसके बाद अगले विद्वान आए चटर्जी। ठीक है। सुनीत कुमार चटर्जी ने कुछ आलोचना करते हुए इन्होंने नए तरीके से भाषाओं को बांटा। उद्दीच में थे सिंध, लहंदा, पंजाबी, प्रतीच्य राजस्थानी, गुजराती को माना। फिर मध्यदेशी पश्चिमी हिंदी, और प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया और असमी बंगाला को माना, और दक्षिणी में मराठी। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो धीरेन्द्र वर्मा आए। धीरेन्द्र वर्मा ने फिर से इसमें कुछ सुधार करते हुए चटर्जी के वर्गीकरण में एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उदीच में सिंधी, लहंदा और पंजाबी। ठीक है। सिंधी, लहंदा और पंजाबी। ठीक है। सिंधी, लहंदा और पंजाबी जो इन्होंने कहा था सेम था, लेकिन प्रतीच्य में इन्होंने जो राजस्थानी भाषा थी उसे मध्य देशी भाषा दिया। ठीक है। क्या दिया? मध्य देशी भाषा। और प्रतीच्य में क्या रहा? केवल गुजराती को रखा। किसको रखा? गुजराती को रखा। ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने प्राच्य में उड़िया, असमिया और बंगाला को रखा। ठीक है। उड़िया, असमिया और बंगाला को रखा। बाकी जो बिहारी थी और पूर्वी हिंदी थी, ठीक है, उसको किस में रख दिया? उसको उन्होंने मध्य देशी में रख दिया। ठीक है। और दक्षिणायत में मराठी ही था। तो यानी कि 2 चेंज किए थे, एक प्रतीच्य से और मध्य देशी और प्राच्य से किए थे। ठीक है। इनमें से सुधार करके फिर से रख दिया। फिर सीताराम चतुर्वेदी जी आए, तो उन्होंने एक अपना नया प्रसर्गों के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक है। संबंध सूचक। तो उन्होंने का को हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी और भोजपुरी को एक साथ जोड़कर देखा, जिसमें तो दा के लिए उन्होंने पंजाबी और लहंदा को चुना, जा सिंधी और कच्छी, नो गुजराती, इर बंगाली, उड़िया और असमी को चुना। ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। अब आगे जो भोलानाथ तिवारी थे, उन्होंने क्षेत्रीय और संबंध अपभ्रंशों के आधार पर वर्गीकरण करके एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया, सौरसेनी यानी कि मध्यवर्ती, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती को रखा। मगधी, जिसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमी को रखा। अर्धमगधी, उसमें पूर्वी हिंदी और महाराष्ट्री, पूर्वी मराठी। व्राच्छड़ या पैसाची में
सिंध, लहंदा और पंजाबी को रखा। तो इस प्रकार से अब सिंधी भाषा जो सिंधी शब्द है वो किससे लिया गया है? तो सिंधु नदी से लिया गया है। किससे लिया गया है? सिंधु नदी से लिया गया है। ठीक है, तो सिंध देश यानी कि सिंधु नदी के किनारे पर सिंधी बोली जाती है। तो सिंधी का मुख्यतः 5 बोली विचोली, सिराइकी और थरेली, लासी और लाड़ी हैं। ठीक है, सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है। ठीक है, लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी और फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा की भाषा की बात करें तो लहंदा का अर्थ क्या है? पश्चिमी है। लहंदा का अर्थ क्या है? पश्चिमी, यानी कि पश्चिम में बोली जाती है। तो पश्चिम में कौन? पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और पोठवारी आदि हैं। ठीक है, तो लहंदा भी सिंधी भाषा की भांति जो इसकी लिपि है वो लंडा ही है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की एक शाखा है। ठीक है, पंजाबी भाषा की बात करें तो पंजाबी का अर्थ हुआ किससे है? पंजाब से, यानी कि पंजाब में बोली जाने वाली। और पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का देश। ठीक है, पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का देश। तो इसकी भी लिपि क्या है? लंडा थी, लेकिन सुधार करके गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। कौन सी? गुरुमुखी। ठीक है, तो इसकी जो बोलियां हैं मांझी, डोगरी, दोआबी और राठी। ठीक है, ये हैं। अब गुजराती भाषा की बात करें तो गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध होता है गुज्जर। किससे होता है? गुज्जर। ठीक है, गुज्जर जाति से है। तो गुजरात की अपनी लिपि है जिसे गुजराती के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, वस्तुतः कैथी से मिलती जुलती लिपि लिखी जाती है। इसे सिरो रेखा नहीं लगती। ठीक है, इसमें सिरो रेखा यानी कि ऊपर की जो ये लाइन होती है ऐसे लिख के, ये वाली ऊपर लाइन नहीं खींची जाती है। ठीक है, गुजराती में ऊपर लाइन नहीं खींची जाती है। फिर आगे मराठी की बात करें। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है, जिसकी बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी आदि हैं। ठीक है, इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बांग्ला भाषा। बांग्ला यानी कि बंगाल से लिया गया है, तो बंगाल प्रदेश में बोली जाती है। नवीन यूरोपीय विचारधाराओं का सर्वप्रथम प्रभाव बांग्ला भाषा पर और साहित्य पर पड़ा। प्राचीन देवनागरी से विकसित बांग्ले लिपि से लिखी जाती है। ठीक है, इसकी जो लिपि है वो बांग्ला लिपि है। असमी की बात करें तो असम प्रदेश में बोली जाती है। मुख्य बोली है विश्वप्रिया। ठीक है, और लिपि है बांग्ला। फिर इसके बाद उड़िया की बात करें तो उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, जिसकी बोली है गंजामी, संभलपुरी और भन्नी। ठीक है, आदि हैं। ये किससे? बांग्ला से मिलती जुलती, लेकिन इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी के उत्तर शैली से विकसित है। ठीक है, चलिए अब भाषा और लिपि। तो भाषा क्या है? तो देखिए, भाषा तो अभी हम जान चुके हैं कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के विचारों को खुद तक समझने का माध्यम क्या है? भाषा। लिपि क्या होती है? जो वर्णों की व्यवस्था होती है। ठीक है, बोलने का तरीका होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जैसे हिंदी भाषा लिखे तो उसको किस तरीके से बोलता है वो उसकी क्या होगी? लिपि होगी। ठीक है, बोलने का ढंग, लिखने का ढंग, ठीक है, वर्णों की व्यवस्था, वर्णों के चिन्ह, ये सब क्या है? लिपि है। क्या है? लिपि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो लिपि पता है आपको, लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो लिपि में अगर देखें तो संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी किससे विकसित हुई थी? तो ब्राह्मी से किससे विकसित हुई थी? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिससे हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। चलिए, जो देवनागरी लिपि होती है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो लिपियां हैं वो उल्टा लिखी जाती है, ऐसे। ठीक है, यानी कि दाएं से बाएं। ठीक है, तो इसे बहुत सी वैज्ञानिक लिपि हैं। ठीक है, बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है जो
भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। केवल फारसी लिपि जिसे उर्दू भाषा लिखी जाती है, ठीक है, वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए, भाषा और लिपि में अंतर क्या है? तो प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि होती है। सामान्यतः लिपि किसी भाषा में भी लिखी जा सकती है, ठीक है। भाषा सूक्ष्म होती है, लिपि स्थूल होती है। भाषा के अपेक्षाकृत अस्थायित्व है, क्योंकि भाषा में अस्थायित्व है क्योंकि भाषा उच्चारित होते ही गायब हो जाती है। लेकिन लिपि स्थायित्व होता है, क्योंकि किसी भी लिपि को लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। भाषा धनात्मक है, लेकिन लिपि दृश्यात्मक है, ठीक है, यानी कि इसमें केवल ध्वनि होती है, लेकिन इसे देखा जा सकता है। फिर भाषा तुरंत प्रभावकारी होती है, लेकिन लिपि थोड़ी विलंब से प्रभावकारी होती है। और भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है, भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है, ठीक, लेकिन लिपि वर्णों की व्यवस्था है। भाषा ही संगीत का माध्यम है, परंतु लिपि नहीं है, ठीक है। तो ये थी। अब इनमें समानता क्या क्या है? तो भाषा और लिपि दोनों ही की उत्पत्ति विकास सभ्यताओं के विकास के साथ साथ हुआ है, तो ये दोनों में समानता है। भाव और विचारों को अभिव्यक्त का माध्यम भाषा और लिपि दोनों ही है। हम दोनों तरीकों से अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, चाहे लिख करके या बोल करके, ठीक है। भाषा लिपि दोनों अध्ययन के स्रोत मौजूद हैं, जैसे कि वेबसाइट, वीडियो, डिजिटल उपकरण, परंतु प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख स्रोत था, ठीक है। फिर कभी कभी भाषा और लिपि दोनों ही माध्यम में अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है, अर्थात दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की उद्घोष भाषा लिपि दोनों से किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि लिख करके और बोल करके। तो विश्व की कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं, तो इनके बारे में भी आप देखिएगा, उसके साथ एग्जाम्पल भी हैं। तो चलिए, पहली भाषा हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। जैसे कि हम बोलते हैं बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्या है? देवनागरी लिपि। फिर संस्कृत है, तो संस्कृत में देवनागरी लिपि होती है संस्कृत भाषा की। जैसे बालका क्रीडंती, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, और संस्कृत में क्या हो गया? बालका क्रीडंती। फिर अंग्रेजी की रोमन भाषा है, ठीक है, रोमन है। द बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है, ये उदाहरण हो गया। फिर इसके बाद फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भी किस में लिखी जाती है? रोमन में, ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया उसका। लेस गॉरकॉइंस जॉइंट, ठीक है। फिर पोलिश रोमन, तो पोलिश भी किसकी है? रोमन की है, ठीक है। चटोपसी गर्जा, ठीक है। अब इसके बाद जर्मन है, जर्मन भी किसकी होती है? रोमन की होती है। तो आप उदाहरण पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्पेनिश रोमन लिपि है। मराठी की देवनागरी लिपि है, ठीक है। मुलेखेलत आहेत, ठीक है। नेपाली, ये भी क्या है? देवनागरी। पंजाबी, ये क्या है? गुरुमुखी, ठीक है। पंजाबी की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी। पहले क्या थी? तो पहले थी देवनागरी, लेकिन बाद में इसे सुधारा गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंजाबी की गुरुमुखी। उर्दू की है फारसी। क्या है? उर्दू फारसी में लिखी जाती है। अरबी भी किस में होती है? फारसी में। रूसी की रूसी ही लिपि है। बुल्गेरियन की रूसी लिपि है, ठीक है, बुल्गेरियन की भी रूसी लिपि है। तो इस प्रकार से कुछ भाषाएं थी, उनको आपने देखा, ठीक है। तो भाषा के बारे में लगभग मुझे लगता है कि हर जानकारी आपको प्राप्त है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, किंतु कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ठीक है। हम हिंदी को रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये है हिंदी, ठीक है, हिंदी की देवनागरी लिपि। मोहन किताब खरीद रहा है, लेकिन अगर रोमन में लिखें तो मोहन किताब खरीद रहा है, ठीक है, मोहन किताब खरीद रहा है, ठीक है। जोहन गोइंग टू नेपाल, जॉन इज गोइंग टू नेपाल, जॉन इज गोइंग टू नेपाल, ठीक है। तो सभी भाषा की अपनी लिपि होती है, लेकिन कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रकार से आपको भाषा के बारे में लगभग सारी जानकारियां हो गई हैं। तो अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं भाषा का। अब आगे बात करेंगे वर्ण की, ठीक है। तब तक के लिए सबको राम राम, ठीक है, सबको
राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरीके से साथ बनाए रखिएगा।